ठीक है, चलो बैठ जाओ, तुम बता रहा हूँ, बैठ जाओ तुम। ये डायरेक्ट लाइव रिकॉर्ड है। चलो देख रहे हैं। हाँ बता देना, देख के तुम आ रहा कि नहीं आ रहा है ना। ठीक है, यही चैप्टर चल रहा था ना, गति या मोशन। ठीक है, साबारा साबारा नहीं, इधर देखो कैमरे में, मैं क्या देख रही हो यार। ठीक है, गति। ठीक है, गति में मैंने दो चीज़ें, मैं जल्दी से रिवाइज करा देता हूँ पहले से। ठीक है, मैंने गति में ना, बैठ जाओ भाई, गति में मैंने दो चीज़ें बताई थी। ठीक है, मैंने कहा था एक तो वो अवस्था जो विरामावस्था होती है। ठीक है, दूसरी मैंने बताई थी कौन सी अवस्था, एक विरामावस्था बताई थी और एक मैंने बताई थी कौन सी अवस्था, गतिवस्था। ठीक है, गतिवस्था दो मैंने बताई थी। विरामावस्था को मैंने बताया था कि अगर वो गर्मी लगेगी फिर तुम्हें। विरामावस्था को मैंने बताया था कि अगर हम बात करें, मैंने ऐसे डायग्राम बनाया था कि अगर ये है टाइम, ठीक है, इधर की तरफ टाइम है और ये है दूरी। ठीक है, तो अगर क्या है, विरामावस्था में कोई वस्तु है तो जो दूरी है ना वो टाइम के साथ चेंज नहीं होगी, यानी कि जो चाल है ना, इस तरीके से कहें दूरी, ये ऐसे करके ये चेंज नहीं होगी। ठीक है, तो हमने ही बताया था चाल बराबर क्या फॉर्मूला होता है, दूरी बटे समय। ठीक है, तो अगर यहाँ से देखें, अगर यहाँ से देखें टाइम इधर, ठीक है, उतनी दूरी समान रह रही है ना। तो जब किसी वस्तु की विरामावस्था में क्या होता है, जब किसी वस्तु की टाइम के साथ स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं होता है ना, वो क्या कहलाता है, हमारा विरामावस्था कहलाता है। ठीक है, दूसरी टर्म हम गतिवस्था की बात करें तो मैंने बताया था, जैसे अगर ये हम ऐसा एक डायग्राम बना लें, ऐसे करके चेक, अब कैसे ही बना लो, यहाँ पर अगर ये दूरी है और ये अगर समय है, तो मैंने ये कहा था कि यहाँ पर क्या हो रहा है, टाइम यहाँ पे ये है, अगर पहली पोजीशन ये ले लें, दूसरा बात हम यहाँ पर ये ले लें, तो यहाँ पे क्या, अगर टाइम बढ़ रहा है तो उसके द्वारा चलेगी दूरी भी क्या हो रही है, बढ़ रही है। तो हमने गतिवस्था में ये बताया था कि जब किसी भी वस्तु की समय के साथ, किसी वस्तु में समय के साथ परिवर्तन होता है ना, उसकी स्थिति में परिवर्तन होता है, वो क्या कहलाती है, गतिवस्था कहलाती है। यानी विरामावस्था में वस्तु की स्थिति में परिवर्तन नहीं होता है, और यहाँ पर गतिवस्था में क्या है, जब उसकी वस्तु की स्थिति में समय के साथ परिवर्तन होता है, वो क्या कहलाती है, हमारी गतिवस्था कहलाती है। ठीक है, इसके बाद मैंने तुम्हें बताया था कि यहाँ पे मैंने कुछ चीज़ें और बताई थी। मैंने बताया था विस्थापन। ठीक है, पहले मैंने चाल बताई थी, मैंने कहा था चाल। ठीक है, चाल, पंखा चला लो यार, गर्मी लगेगी तुम्हें। ठीक है, मैंने कहा था चाल। तो चाल के लिए सबसे पहले मैंने ये चीज़ बताई थी, ये एक क्या है, अदिश राशि है। ये तो बताया था मैंने, ये कैसी राशि है, अदिश राशि है। अब फिर मैंने बताया अदिश राशि का मतलब क्या होता है, जिसमें परिमाण होता है और क्या नहीं होता है, दिशा, यानी कि दिशा नहीं होती है, परिमाण यहाँ पर होता है। ये कैसी राशि कहलाती है, अदिश। फिर मैंने एक राशि और बताई थी, क्या होती है, सदिश। सदिश मैंने बताई थी, सदिश में क्या होता है, दोनों चीज़ मिलती हैं आपको, एक तो परिमाण मिलता है और दूसरी क्या है, दिशा। ये दोनों को दोनों चीज़ पाई जाती हैं, वो कैसी राशि है, सदिश राशि है। तो यहाँ पर चाल कैसी थी, अदिश राशि। ठीक है, फिर मैंने बताया था चाल बराबर क्या होता है, फॉर्मूला दूरी बटे समय होता है। ठीक है, यानी कि अदिश राशि है। और इस तरह से फिर मैंने दूसरा टर्म लिया था विस्थापन। ठीक है, विस्थापन, जिसको अंग्रेजी में क्या कहते हैं, डिस्प्लेसमेंट। विस्थापन पहले ये तो मैंने बताई थी, ये एक कैसी राशि है, सदिश राशि है। सदिश राशि है पहली चीज़। दूसरी चीज़ यहाँ पर बात करें विस्थापन के लिए, तो मैंने कहा था विस्थापन की परिभाषा जो होती है वो क्या होती है, प्रारंभिक और अंतिम बिंदुओं को मध्य की जो न्यूनतम दूरी होती है वो विस्थापन है। ठीक है, प्रारंभिक तथा अंतिम। ठीक है, क्या है, प्रारंभिक तथा अंतिम बिंदुओं के मध्य
मध्य की, शब्द याद रखिएगा, न्यूनतम दूरी। कैसी न्यूनतम दूरी क्या कहलाती है? विस्थापन कहलाती है। वो क्या है? विस्थापन है। प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु की हम न्यूनतम दूरी देखेंगे, वो विस्थापन कहलाएगा। ठीक है। अब चलो, अब थोड़े से आगे चलते हैं। अब देखो, कोई एक क्वेश्चन करते हैं, समझ में आएगा। देखो, जैसे मैं तुमसे ये कहूँ, थोड़ा देखो ध्यान से, इस चित्र को देखना। जैसे मैंने ये डायग्राम बनाया आपके लिए, मैंने कहा ये जो है ना, ये टाइम, समय है, और ये दूरी है। ये समय है, ये दूरी है। और मैं तुमसे ये कहूँ कि यहाँ पे ऐसे मान लो, यहाँ तक कोई वस्तु इस तरह से जाती है, इस तरीके से कोई वस्तु जाती है, ठीक है। और ये समय में यहाँ पर पहुँचते समय ये 10 सेकंड का समय है, ठीक है। और उसने जो दूरी चली है यहाँ से ना, वो कितनी स्पीड जो उसकी रही है, ये स्पीड कर देते हैं, ठीक है। इसको क्या है? चाल या स्पीड। और ये स्पीड उसकी मान के चलो 40 मीटर प्रति सेकंड है, ठीक है। 40 मीटर प्रति सेकंड है। तो आपसे ये कहेगा कि दिए गए ग्राफ में कितनी दूरी तय की गई है, ठीक है। इस ग्राफ में जो है ना, यहाँ से ये ग्राफ है ना, इस ग्राफ में कितनी दूरी तय की है, लिख लो पहले, इसको बनाओ तो कॉपी पे, ठीक है। इसको लिख लो पहले, लिखो दिए गए ग्राफ में दिए ग्राफ में वस्तु ने कितनी दूरी तय की है। दिए ग्राफ में वस्तु ने कितनी दूरी तय की है। दिए ग्राफ में वस्तु ने कितनी दूरी तय की है। अब देखो, अगर जब ऐसे क्वेश्चन आता ना, तो तुम्हें ये पता है, अगर हम चाल बराबर, ये फॉर्मूला जानते हैं, चाल बराबर क्या होता है? दूरी बटे समय। यहाँ से अगर दूरी बराबर हम लेंगे, दूरी बराबर लेंगे तो क्या बनेगा? चाल गुणे समय। तो हमारे पास समय तो यहाँ पे 10 सेकंड है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। हमको चाल यहाँ पर निकालनी पड़ेगी। अब देखो, चाल ये पूरी यहाँ से यहाँ तक नहीं है, ठीक है, चाल पूरी नहीं है। तो हमको क्या करना पड़ेगा? यहाँ से औसत चाल पहले निकालनी पड़ेगी। क्या निकालनी पड़ेगी? औसत चाल। जब आप औसत चाल निकालोगे ना, तो क्या निकलेगा? देखो, ये स्थिति 0/0 कोऑर्डिनेट होता है, ठीक है। तो देखो क्या बनेगा, 0 प्लस कितना बनेगा? 40/2, ठीक है। दो चालें जोड़ी ना, 0 वाली चाल और ये 40 वाली चाल, 0 और 40 वाली चाल, और दो संख्याओं को मैंने जोड़ा, बटे 2 कर दिया। तो ये कितनी निकलेगी औसत चाल? 20 मीटर प्रति सेकंड। अब देखो, उसको यहाँ पर रख दो, 20 रख दिया आपने। तो अब दूरी कितनी निकलेगी? 200 क्या निकलेगी? मीटर। ये आगे दूरी आपकी, समझा गया ना? इसको लिखो जल्दी से। इधर 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 आता, ये आता क्या? तो सही। ठीक है। अब एक नोट करके लिखो, एक नोट करके लिखो, पॉइंट लिखो, लिखो, ऐसे लिखो। ये लिख लिया ना। अब देखो, इसको ऐसे तुमने किया होगा तो तुम थोड़ा बहुत तुम्हें प्रॉब्लम हो रही होगी, लेकिन हम दूसरे तरीके से बता रहे हैं, उसको थोड़ा ध्यान दो। नोट करके लिखो। देखो, चाल और समय, चाल और समय, चाल और समय के वक्र का क्षेत्रफल, के वक्र का क्षेत्रफल, चाल और समय के वक्र का क्षेत्रफल
दूरी देता है, दूरी देता है, दूरी देता है। अब देखो इसका मतलब मैंने क्या बताया, मैंने ये बताया कि क्या करो आप, ये जो है ना इतना जो शेडेड एरिया है ना, मैंने ये जो शेडेड यहाँ पे ये किया ना ऐसे करके, ये जो एरिया है ना, इसका आप क्षेत्रफल निकाल दो सिर्फ। जब आप क्षेत्रफल निकाल देंगे ना, वो क्या होगी, सीधी दूरी ही मिलेगी आपको, ठीक है। तो कन्फ्यूज नहीं होना है कभी भी, है ना। अब देखो लेकिन ध्यान रखना, क्षेत्रफल वो होगा कब, जब चाल और किसका मिले हमें, समय के मध्य रिलेशन। ये ग्राफ चाल और समय का होना चाहिए, ठीक है। अब जैसे देखो यहाँ पे, अभी बताओ, जैसे ये कोई अगर बना हुआ है ऐसे करके, ये अगर ऐसे बना हुआ, आपने त्रिभुज तो पढ़े ही होंगे ऐसे करके, कोई अगर ऐसा त्रिभुज है या कोई ऐसे करके त्रिभुज है, ठीक है। तो त्रिभुज के जो, त्रिभुज का जो एरिया निकालने का, क्षेत्रफल निकालने का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, आपने अगर त्रिभुज का अगर हम एरिया निकालेंगे तो फॉर्मूला क्या होता है, 1/2 आधार गुणे बेस इंटू हाइट, ऐसे बोल सकते हैं, वेट इंटू हाइट, यानी कि 1/2 आधार गुणा लंब, ये तो होता है, या लंबाई। बात देखिए, अब देखो यहाँ पे इसी को रख दो आप सीधे सीधे। अब क्या करोगे यहाँ पे, देखो 1/2 रखो पहले तो। अब देखो ये त्रिभुज यहाँ से यहाँ बन रहा ना, ये तो बन रहा ना ऐसे करके, सही है। अब देखो क्या करो, 1/2 बेस कितना है यहाँ से यहाँ तक, कितना है 10 गुणे ये हाइट कितनी है यहाँ पे, ये तो हाइट बनेगी ना, ये वाली कितने बनेगी 40। तो इससे ये काट दो, कितने बार, ये कितने 5 और 5 जो 20 कितना बनेगा 200 मीटर, क्योंकि ये सारी ये किस में दे रखी डिस्टेंस, मीटर में। तो दूरी कितने ले ली 200 मीटर, समझ आ गया ना, ठीक है। इसको लिखो जल्दी से, फिर अगला करते हैं। हो गया, हो गया ना, चले आए। चलो अब देखो दूसरा एक डायग्राम और बनाते हैं। जैसे देखो एक चित्र और बना देते हैं। जैसे मान चलो ये कोई चित्र है, ठीक है। यहाँ पे जो है समय है और यहाँ पे जो है ना चाल है, ठीक है। ये जो चाल है ना, ये यहाँ पे मान लो 40 मीटर प्रति सेकंड है, ठीक है। और यहाँ पे ऐसे करके मैंने चित्र बनाया, ये रेखांकित भाग है ऐसे करके, ये मान लो यहाँ पर ये 10 मीटर 10 सेकंड है, ठीक है। अब मैं ये कहूँ कि इस वाले ये जो है ना, ये दूरी बताओ। मैं लिख लो, इसको लिखो, ऐसे बनाओ, इसको लिखो, क्वेश्चन लिखो। दिए गए चाल समय ग्राफ में, दिए गए चाल डैश समय ग्राफ में छायांकित, दिए गए चाल समय ग्राफ में छायांकित भाग का क्षेत्रफल बताओ। छायांकित भाग का क्षेत्रफल बताओ। कोष्टक में लिखना, तय की गई दूरी बताओ, तय की गई दूरी बताओ, या तय की गई दूरी बताओ, ठीक है। अब देखो यहाँ पे इसको जब पूछेगा ना, तो ये एक चीज़ ध्यान रखना, ये यहाँ पे अब त्रिभुज नहीं है, ये आयत बन गया है, ठीक है। क्योंकि ये आयत बन गया। अब अगर आयत बन जाए ना, तो आयत के लिए आप फॉर्मूला क्या लगाते हैं, क्षेत्रफल के लिए लंबाई गुणे चौड़ाई, ये तो लगाते हैं। और लंबाई गुणे चौड़ाई जब फॉर्मूला लगाओ तो लंबाई कितनी यहाँ पर है 40 ले लो, और इसको कितना लेंगे 10, तो कितना बनेगा 700 मीटर। ये आपकी क्या निकल आएगी दूरी, ठीक है। ये आयत के क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है, निकल आएगा ये आराम से, ठीक है। इसके बाद एक और डायग्राम बनाओ, फिर मैं समझ आ गया ना।
हो गया, हटा दे इसे। एक डायग्राम बनाओ। हटा देते, बना लो पहले। अब देखो ये वाला डायग्राम थोड़ा ध्यान से देखना। जैसे देखो, जैसे ये देखना थोड़ा, यहाँ पे ये 0 है, ठीक है, ये यहाँ पे 10 ले लो और यहाँ पर ये 20 ले लो, ठीक है। थोड़ा ध्यान से बनाना इसको। ये 2 है, 4, 6, 8 और ये डिस्टेंस कितनी है, 10 है, ठीक है। और ये वाला जो यहाँ से ऐसे करके दिखा रहा है, ये समय है, ये क्या है, समय है। और इधर की तरफ जो दिखा रहा है वो क्या है, वेग है, ठीक है। चाल वेग बात वही है, सब दिशा का अंतर होता है, ठीक है। यहाँ पर देखो ये जो है ना तुम्हारा नीचे की तरफ, ये तुम्हारा 10 है, ये तुम्हारा 20 है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ये एक जो डायग्राम बन रहा है ना वो ऐसे है, ठीक। समय को हटाते हैं थोड़ा, नीचे बाद में लिख देंगे। दूसरा जो डायग्राम है वो ऐसे है, ठीक है। तीसरा जो डायग्राम है वो ऐसे है, यहाँ से, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने लिख दिया ये समय, ठीक है। अब इसको ज़रा देखो और ये क्वेश्चन लिखो। लिखो, अब देखो, पहले नोट करके लिखो, लिखो। ये लिख लिया ना, फिर एक नोट करके लिखो पॉइंट, लिखो। देखो जब यहाँ पे चाल थी ना, यहाँ पे जब चाल थी और यहाँ पे समय था, ध्यान सुनना, जब यहाँ पे चाल थी और यहाँ पे समय था तब हमको दूरी मिल रही थी, ठीक है। क्योंकि चाल और समय, चाल एक अदिश राशि है, ठीक है, और वेग ऐसी एक क्या है, सदिश राशि है। तो यहाँ पर अगर वेग होगा और समय होगा तो यहाँ पर क्या मिलेगा तुमको, विस्थापन मिलेगा। ध्यान रखना, क्या मिलेगा तुमको, विस्थापन मिलेगा। जब हमको क्या, जब हमको वेग और समय के मध्य में ग्राफ दे रखा हो तो विस्थापन मिलेगा। जब हमको चाल और समय के मध्य में, मैं लिख देता हूँ, जब हमें क्या है, जब ग्राफ ही हो ना, जब ग्राफ चाल और समय के में होगा, चाल और समय में होगा ना, तो जब आप एरिया निकालोगे तो क्या मिलेगी आपको, दूरी मिलेगी, डिस्टेंस मिलेगी। लेकिन अगर ग्राफ वेग और किस में है, समय में है, तो क्या मिलेगा आपको, विस्थापन मिलेगा, यानी डिस्प्लेसमेंट मिलेगा। इसको ध्यान रखना, ठीक है, ये ज़रूरी चीज़ है, ठीक है। उसको ऊपर वाली चीज़ों को लिख लो, फिर ये वाला क्वेश्चन लिखना। नीचे इस एक्सेस से 0 से नीचे जाओगे तो ये वाला माइनस का होगा ना, पता ही है, ये नीचे माइनस के होंगे, ठीक है। पहले इसको लिख लो, उसके बाद लिखो। लिख लिया? क्या बताया मैंने, ग्राफ अगर चाल और समय के मध्य में है तो क्या देगा, दूरी देगा। लेकिन अगर ग्राफ जो है ना वेग और समय के मध्य में है तो क्या देगा, विस्थापन देगा। ये चीज़ ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना। क्या देख रहे हो उस मोबाइल में, ठीक है। अब देखो, लिखो, इसमें लिखो विस्थापन ऐसे लिखो, दिए गए वक्र में विस्थापन, दिए गए वक्र में विस्थापन, दिए गए वक्र में विस्थापन व दूरी, विस्थापन व दूरी के मध्य अंतर बताओ, के मध्य अंतर बताओ। के मध्य अंतर बताओ।
ठीक है। ठीक है, ये थोड़ा सही कर लो ऐसे करके, ये नीचे इसकी तरफ 10 ले लो, ठीक है। और ये नीचे वाला भाग जो है ना, नीचे वाला भाग 20 तक गया है ना, ये नीचे वाला भाग 20 तक गया है, थोड़ा इसको थोड़ा सही कर लेना है ना, ताकि स्पष्ट दिखे। मैं यहाँ से ऐसे पॉइंट बना देता हूँ, ये वाला भाग 20 तक गया है ना, तो सही कर लेना। और ये वाला भाग यहाँ से, ये वाला भी भाग, ये वाला भाग जो है ना 20 तक है, और ये वाला भाग जो है ना 10 पे है, ठीक। अब देखो, इसमें जब विस्थापन और दूरी के मध्य अंतर पूछा है ना, तो ध्यान रखना, विस्थापन मैंने बताया था, विस्थापन जब निकाला जाता है वो क्या है, प्रारंभिक और अंतिम बिंदुओं के मध्य की दूरी होती है ना, न्यूनतम दूरी होती है। अब देख रहे हैं यहाँ पे जब विस्थापन आप निकालोगे ना, तो विस्थापन निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, ध्यान देना, इसका एरिया निकालना पड़ेगा। अब देखो, एरिया जब आप निकालोगे तो एक चीज़ को ध्यान रखना पड़ेगा विस्थापन निकालते समय। देखो यहाँ से विस्थापन की बात करें, विस्थापन बराबर, देखो ये एक त्रिभुज है ना, त्रिभुज है। अब ये त्रिभुज है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, बेस अपॉन हाइट 1/2, ठीक है। तो 1/2 बेस कितना बनेगा, 0 से लेके कितना गया, 6 तक गया ना, तो बेस 6 इंटू हाइट कितनी बनी यहाँ पे 20। अब इस वाले का देखो एरिया, इस वाले का जब एरिया निकालोगे ना, तो अगेन त्रिभुज है, 1/2 रखोगे। बेस देखो, बेस कितना है यहाँ पे 6 से 8 तक गया ना, कितना बनेगा बेस, बेस बनेगा यहाँ पे कितना 2, ठीक है। तो क्या करोगे 2। अब देखो यहाँ पे हाइट देखना, यहाँ पे कितनी हाइट 20, लेकिन कितनी है -20 है, क्योंकि ये विस्थापन निकाल रहे हो। विस्थापन में मैंने कल समझाया था ना, माइनस की डिस्टेंस भी ध्यान रखना, क्योंकि मैंने तुम्हें कल बताया था विस्थापन के लिए मैंने बताया था, विस्थापन धनात्मक, ऋणात्मक और शून्य तीनों हो सकता है, जबकि दूरी हमेशा कैसी होती है, धनात्मक होती है। ये निकल गया, अब इसका निकालना पड़ेगा प्लस। अब देखो ये क्या बन रहा है, आयत बन रहा है ना, तो आयत का जब निकालते हो तो क्षेत्रफल तो लंबाई गुणे चौड़ाई, तो लंबाई यहाँ पर कितनी है 2, और चौड़ाई कितनी है यहाँ पर देखो, अरे भाई यहाँ पे 10, कितनी है 10, बस। अब इसको तुम हल कर लो, ये कितना बनेगा 3, और ये यहाँ से कर दो इसको, ठीक है। अब देखो ये करोगे तो कितना आएगा 60, माइनस देखो अंदर वाला माइनस आ जाएगा, ठीक है। तो कितना बनेगा माइनस का 20 प्लस 20, ठीक है। तो यहाँ से इससे कट जाएगा, तो कितना निकला डिस्टेंस 60, तो विस्थापन कितना निकला 60। इसको पहले आप लिख लो, विस्थापन को पहले, उसके बाद। और कितने विस्थापन किस में निकलेगा, ये दूरी किस में है, फिर मीटर में होगा, तो विस्थापन भी किस में निकलेगा, मीटर में, है ना। ये कितने में निकलेगी, मीटर में, ठीक है। विस्थापन, अभी दूरी निकालनी पड़ेगी, फिर दोनों का डिफरेंस देखना पड़ेगा, ठीक है। चलो समझ आ गया ना। अब देखो डायग्राम तो याद ही है, कुछ नहीं करना। विस्थापन निकला है ना, तो दूरी निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, सीधी सी बात है, जो माइनस आप ले रहे हो, मैंने बताया दूरी हमेशा धनात्मक होती है, लिखा है तो मैंने कल पॉइंट में। तो दूरी धनात्मक होती है, तो ये माइनस वाला क्या कर जाएगा, प्लस बन जाएगा। चिन्ह हमको प्लस ही लेने हैं, तो हम इसको हटा दे रहे, फिर क्या करना पड़ेगा, देखो यहाँ पे कुछ नहीं करना है, बस ये करना तुम्हें, ये वाला जब आप दूरी निकालोगे ना, दूरी बराबर 1/2 6 × 20 प्लस 1/2 2 × 20, माइनस का नहीं रहेगा, प्लस बन जाएगा, ठीक है। और प्लस 2 × 10। अब इसको देखो, ये इससे कट जाएगा ना, ये कितना, ये कट रहा है 3 बार, तो कितना आएगा 60 प्लस 20 प्लस कितना आएगा 20, तो कितना बनेगा 100 मीटर। कितना बना 100 मीटर। तो दूरी कितनी निकली हमारी 100 मीटर, और विस्थापन कितना निकला हमारा 60 मीटर।
अब देखो हम दोनों का अंतर पूछा था, तो अंतर जब हम निकालेंगे ना तो क्या निकालेंगे, 100 माइनस 60 कितना आएगा, 40 मीटर। समझा गया ना? बहुत आसान है, लेकिन थोड़ा ध्यान देना है इसको। विस्थापन में हमको चिन्ह को भी ध्यान में रखना पड़ेगा, और दूरी में हमको दूरी नेगेटिव नहीं होती है, हमेशा पॉजिटिव होती है। और विस्थापन धनात्मक, ऋणात्मक और शून्य तीनों हो सकता है। जैसे मैंने कल एग्जाम्पल लिया था, मैंने कहा कोई व्यक्ति ऐसे चला, यहाँ से यहाँ तक गया, फिर यहाँ से घूम के यहाँ तक वापस आ गया, ठीक है। तो अगर हम बात करें यहाँ पर, जैसे मैंने कहा था ये डिस्टेंस 4 है, ये 3 है, तो ये 5 बनेगी, ठीक है, टबलेट बन जाएगा, कल बताया था मैंने ऐसा, ठीक है। तो यहाँ पर अगर दूरी, अब जब आप इस वाले देखो, हाँ ये लिख लिया ना पहले, अभी मैं समझा देता हूँ क्या हो गया। हो गया? देखो कल मैंने विस्थापन के केस में ये वाला हटा दे रहे हैं ना अब देखो, ये मैंने जब ये डायग्राम बनाया था, मैंने ये कहा था कि व्यक्ति, अब मैंने कहता था विस्थापन दूरी में ये सबसे बड़ा अंतर होता है। जैसे मान चलो यहाँ से दूरी अगर निकालना चाहें, यहाँ पे अगर हम दूरी निकालना चाहें तो दूरी कितनी बनेगी, 4 + 3 + कितना बनेगी, 5, ठीक है। मतलब व्यक्ति यहाँ से चलना शुरू किया, ऐसे गया, फिर ऐसे गया, फिर ऐसे करके और वापस इसी पॉइंट पे लौट गया, तो दूरी कितनी बनी हमारी, 12 बन जाएगी, ठीक है। लेकिन यहाँ पर विस्थापन देखें ना, तो विस्थापन क्या बनेगा, विस्थापन बनेगा कितना, 0। क्यों 0 बनेगा? विस्थापन का मतलब मैंने परिभाषा क्या बताई थी, विस्थापन प्रारंभिक और अंतिम स्थितियों के मध्य चली गई न्यूनतम दूरी होती है। तो प्रारंभिक बिंदु भी उसका यही था और अंतिम बिंदु उसका यही है, तो ये विस्थापन क्या बनेगा हमारा, 0 बनेगा। समझा ना? तो मैंने बताया था विस्थापन क्या हो सकता है, धनात्मक भी हो सकता है, ऋणात्मक हो सकता है, और क्या हो सकता है, 0 हो सकता है। लेकिन दूरी क्या रहेगी, हमेशा धनात्मक ही रहेगी। क्लियर बात है ना? अब चलो इसके बाद लिखो त्वरण। त्वरण, ठीक है, क्या चीज़ है, त्वरण, जिसको क्या कहते हैं, एक्सेलरेशन अंग्रेजी में कहते हैं, हिंदी में क्या कहते हैं, त्वरण, ठीक है। त्वरण, तो परिभाषा तो याद ही होगी, जब वेग में समय के साथ परिवर्तन होता है तो क्या कहलाता है, हमारा त्वरण कहलाता है। तो परिभाषा पहले नोट कर लो, परिभाषा लिखो, समय के साथ वेग परिवर्तन, समय के साथ वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। ठीक है, समय के साथ वेग परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं, त्वरण कहते हैं। फिर अगला पॉइंट लिखो, त्वरण एक सदिश राशि है। त्वरण एक सदिश राशि है। त्वरण एक सदिश राशि है, ठीक है। फिर आगे लिखो, ऋणात्मक त्वरण, ऋणात्मक त्वरण को, ऋणात्मक त्वरण को मंदन कैसे हैं, पढ़ा होगा ये। जब अगर त्वरण की वैल्यू क्या है, ऋणात्मक है, तो क्या कहलाएगा, मंदन कहलाएगा। क्लियर बात है ना? और त्वरण कैसी राशि है, एक तो क्या है, सदिश राशि है, और किसमें चेंज हो रहा है समय के साथ, वेग में परिवर्तन है ना। तो जो समय के साथ वेग में समय के साथ परिवर्तन हो रहा है वो क्या कहलाता है, त्वरण कहलाता है, सीधी सी बात है। अब एक चीज़ यहाँ पर देखना, जैसे मान के चलो अगर हम यहाँ पर थोड़ा देखना चाहें त्वरण किन चीज़ों पे डिपेंड है, तो त्वरण 2 चीज़ों पे डिपेंड है। एक तो किस पे डिपेंड है, देखो एक यहाँ पर बात करें तो एक तो अगर ये सदिश राशि है तो किस पर डिपेंड है, दिशा पे। अगर दिशा में परिवर्तन होगा, अगर दिशा में परिवर्तन होगा तो सीधी सी बात है त्वरण में परिवर्तन होगा, ठीक है। दूसरी चीज़ किस पर डिपेंड हो गया, चाल पे। चाल पे क्यों, चाल अदिश राशि है, लेकिन चाल और दिशा मिलके क्या बना देती है, सदिश, यानी कि वेग बन जाता है।
ठीक है। अब देखो यहाँ पर थोड़ा इस चीज़ को देखना, जैसे मान चलो, जैसे देखो अगर किसी वस्तु का वेग बढ़ रहा है, किसी वस्तु का वेग बढ़ रहा है तो वहाँ पर त्वरण परिवर्तित हो रहा है, ठीक है। यानी अगर वस्तु का वेग बढ़े, वस्तु का वेग बढ़ता है तो क्या है, बढ़ता है, तो वहाँ पर क्या है, त्वरण में परिवर्तन होगा ही होगा। क्लियर बात है ना, त्वरण में परिवर्तन होगा ही होगा, ठीक है। अगर वस्तु का वेग घटता है, वस्तु का वेग घटता है, वस्तु का वेग घटता है तो क्या होगा, वहाँ पर त्वरण चेंज हो रहा होगा। क्लियर बात है ना। और जब वस्तु का वेग घटता है, पहले जो वस्तु का वेग हो, है ना, तो उसके बाद घटे तो पहले भी त्वरण था, ठीक है, क्योंकि समय के साथ वेग परिवर्तन हो रहा ना। तो जब ये समय के साथ वेग परिवर्तन हो रहा और घट रहा है तो यहाँ पर ये क्या बनेगा, मंदन बनेगा। अब जैसे मान चलो किसी भी जगह पे तुम ये कहो कि चाल या वेग, है ना, तुम अगर वेग को नियत कर दो, वेग को नियत कर दो, ठीक है, तो अगर आपको त्वरण को बिल्कुल सेम बना के रखना है, तो आपको त्वरण को बिल्कुल सेम बना के रखना है, यानी त्वरण में कोई परिवर्तन नहीं करना है, तो आपको दो चीज़ों में परिवर्तन नहीं करना पड़ेगा, दोनों चीज़ों को कांस्टेंट रखना पड़ेगा। एक तो रखनी पड़ेगी आपको क्या, चाल, और दूसरी क्या रखनी पड़ेगी आपको, दिशा। क्लियर बात है ना। अगर वेग में, वेग आपको कांस्टेंट रखना है, वेग उतना ही रखना है, ठीक है, तो आपको दो राशियों पे कंट्रोल करना पड़ेगा, एक तो चाल करना पड़ेगा, दूसरा क्या करना पड़ेगा, दिशा में कंट्रोल करना पड़ेगा। जैसे कभी कभी क्वेश्चन पूछा जाता है, देखो कभी कभी क्वेश्चन ऐसे पूछा जाता है कि जैसे मान लो ये कोई व्रत है, व्रत है, ठीक है, और व्रत में ये कहा कि भाई यहाँ पर भी वस्तु की चाल जो है ना 4 मीटर पर सेकेंड है, और यहाँ पर भी वस्तु की चाल 4 मीटर पर सेकेंड है, और यहाँ पर भी वस्तु की चाल 4 मीटर पर सेकेंड है, और इधर भी वस्तु की चाल 4 मीटर पर सेकेंड है। तो आपसे पूछता है इसमें कि क्या इसमें त्वरण में परिवर्तन होता है कि नहीं, तो कहेंगे बिल्कुल त्वरण में परिवर्तन होगा। आपने सिर्फ क्या किया, चाल को तो नियंत्रित कर लिया 4 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, हर जगह पे कांस्टेंट कर लिया, लेकिन आपने दिशा थोड़ी नहीं, अभी तो इसकी दिशा किधर की तरफ है, इधर की तरफ है। जब ऐसे घूम जाएगा तो इसकी दिशा इधर की तरफ हो गई, जब ऐसे घूम जाएगा तो इसकी दिशा इधर की तरफ हो गई, और जब ऐसे घूम जाएगा तो इसकी दिशा किधर हो गई, इधर की तरफ हो गई। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर त्वरण होगा, और त्वरण जो होगा वो किस वजह से होगा, दिशा परिवर्तन के कारण। किसकी वजह से, दिशा परिवर्तन के कारण। समझ आएगा ना, त्वरण होगा यहाँ पर दिशा परिवर्तन के कारण, ठीक है। अब त्वरण कहाँ पे आप कांस्टेंट रख सकते हैं, तो त्वरण आप कांस्टेंट रख सकते हैं जब कोई वस्तु एकदम सीधी जा रही हो, स्ट्रेट जा रही हो, सीधी जा रही हो और एक ही दिशा में जा रही हो। ध्यान रखना, इधर से तरफ, जैसे यहाँ से ए से बी की तरफ जा रही हो तो डायरेक्शन यही होनी चाहिए, और चाल भी होना, वो क्या होनी चाहिए, नियत होनी चाहिए। जैसे मैंने मान लिया 50 मीटर पर सेकेंड, इससे चाल, ये चाल भी नहीं चेंज होनी चाहिए और इसकी दिशा भी नहीं चेंज होनी चाहिए, तब तो वहाँ पर त्वरण कैसा रहेगा, एक समान रहेगा, यानी नियत रहेगा। समझ आ गया ना। तो कुछ पॉइंट लिख लो, पहले लिखो, यदि किसी वस्तु की चाल बढ़ती है, यदि किसी वस्तु की चाल बढ़ती है, यदि किसी वस्तु की चाल बढ़ती है तो वहाँ पर त्वरण है, तो वहाँ पर त्वरण है। अगला लिखो, दूसरा लिखो पॉइंट, यदि किसी वस्तु की चाल घटती है, दूसरा पॉइंट, यदि किसी वस्तु की चाल घटती है तो वहाँ पर त्वरण है, डैश लगा के लिखना, मंदन। तो वहाँ पर त्वरण है, डैश लगा के लिखना, मंदन। ठीक है। अगला पॉइंट लिखो, त्वरण चाल व दिशा दोनों पर निर्भर होता है। त्वरण चाल व दिशा दोनों पर निर्भर करता है। त्वरण चाल व दिशा दोनों पर निर्भर करता है। ठीक है।
फिर अगला लिखो, यदि चाल को नियत किया गया, यदि चाल को नियत किया गया और दिशा को नहीं, यदि चाल को नियत किया गया और दिशा को नहीं, यदि चाल को नियत किया गया और दिशा को नहीं, तो वहाँ पर त्वरण में परिवर्तन होगा, तो वहाँ पर त्वरण में परिवर्तन होगा, तो वहाँ पर त्वरण में परिवर्तन होगा। क्लियर? दूसरा भी मैंने बताया, अगर दिशा में परिवर्तन किया गया, जैसे डायग्राम वो वाला बना लो, दिशा में परिवर्तन हो रहा लगातार, ये सर्कल वाला डायग्राम बना लो, कोई बस तो ऐसे सर्कल में घूम रही है ना इस तरह से, तो यहाँ पर भी त्वरण होगा। क्यों त्वरण होगा? क्योंकि यहाँ पे दिशा में परिवर्तन हो रहा है। ठीक है, आपने चाल में परिवर्तन नहीं किया लेकिन दिशा में परिवर्तन कर दिया, तो त्वरण होगा ही होगा। आगे हो गया। अब अगला लिखो, एक पॉइंट और लिख लो इसमें, एक पॉइंट और लिख लो इसमें, लिखो त्वरण को अगर नियत करना है तो, त्वरण को अगर नियत करना है तो चाल व दिशा, तो चाल व दिशा दोनों को नियत करना पड़ेगा, दोनों को नियत करना पड़ेगा। ठीक है, चाल व दिशा दोनों को नियत करना पड़ेगा। यानी कि अगर वेग को आपको कांस्टेंट करना और डैश लगा के लिख लेना कि और वस्तु रेखीय गति में हो, वस्तु रेखीय गति में हो, यानी कि अगर सर्कल वाले गति करेगा तो अपने आप से वो चेंज हो जाएगी दिशा, लेकिन अगर रेखीय गति कर रही है, लीनियर गति कर रही है, तो वहाँ पर चांस रहेगा कि आप त्वरण को क्या कर सकते हैं, त्वरण को एक तरीके से नियत कर सकते हैं। ठीक है, अब चलो इसके बाद लिखो गति के समीकरण। यहाँ से कभी कभी क्वेश्चन मिल जाता है एक आध न्यूमेरिकल, तो उसको देख लो पहले। लिखो गति के समीकरण। ये किसने दिए थे? तो न्यूटन ने, है ना। न्यूटन के गति के समीकरण। ठीक है, कितने हैं समीकरण इसके? 3 हैं। कितने समीकरण हैं इसके? 3 हैं। पहला समीकरण लिख लो, v बराबर u प्लस ए टी। अभी सारी चीज़ें लिख लो, है ना। v बराबर u प्लस ए टी। यहाँ से देखो कभी कभी न्यूमेरिकल आ जाता है। दूसरा s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ठीक है, और अगला जो होता है v स्क्वायर बराबर ई स्क्वायर प्लस 2as। ये 3 गति के समीकरण हैं, तीनों याद होने चाहिए। क्लियर? तीनों याद होने चाहिए, तभी काम चलेगा। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पे जो u है ना, वो प्रारंभिक वेग है, मैं प्रारंभिक चाल कह सकता हूँ, कुछ भी सही। ठीक है, u जो है ना, वो क्या है तुम्हारा? प्रारंभिक वेग लिख दे रहे हैं। ठीक है, गति के लिए है तो वेग। v जो है ना, v वो क्या है? अंतिम वेग है, अंतिम वेग है। a जो यहाँ पर है वो क्या है? त्वरण है। t जो है यहाँ पर वो क्या है? समय है। s जो है यहाँ पर वो क्या है? दूरी है। s क्या है यहाँ पर? दूरी है। कोई टर्म तो नहीं बच रही है, ये सारी टर्में हैं। s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, वी स्क्वायर प्लस यू स्क्वायर प्लस यू स्क्वायर प्लस 2s, वी बराबर यू प्लस ए टी। ये न्यूटन के 3 गति के समीकरण हैं। ठीक है,
इसको ध्यान में रखना है। एक तो क्वेश्चन इस पे करा देते हैं न्यूमेरिकल, ठीक है। लिखो, ये नोट कर लिए, क्वेश्चन लिखो इस पे एक लिखो। बोलो। लिखो, एक वस्तु की चाल 10 मीटर पर सेकंड है। 10 मीटर प्रति सेकंड है। पाँच सेकंड बाद 5 सेकंड बाद उसकी चाल 25 मीटर पर सेकंड हो गई। 5 सेकंड बाद उसकी चाल 25 मीटर प्रति सेकंड हो गई। तो कुल दूरी बताओ। तो कुल दूरी बताओ। ठीक है, यानी हमको क्या बताना है यहाँ पर, डिस्टेंस बताना है। क्लियर बताना, यानी इस वाली चीज़ को बताना है। क्लियर। अब देखो यहाँ पर एक चीज़ देखो, यहाँ पे कह रहा है एक वस्तु की चाल 10 मीटर पर सेकंड है। तो अगर 10 मीटर पर सेकंड यहाँ पर चाल है तो ये पहली वाली चाल है, प्रारंभिक वेग है। तो यहाँ पर u हो गया ना, कितना है 10 मीटर पर सेकंड, और 5 सेकंड बाद तो ये क्या है तुम्हारा 5 सेकंड क्या होगा, टाइम हो गया। फिर तुम्हें क्या बोला, अंतिम चाल मतलब कितनी हो गई है, 25 मीटर पर सेकंड हो गई है। अब एक चीज़ देखना, हमको अगर डी निकालना है, ऐसे निकालना है, मानी डिस्टेंस निकालनी है, तो यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर लिखा हुआ है। तो हमको यहाँ पे यू तो दे रखा है, टी भी दे रखा है, 1/2 तो लिखा ही हुआ साथ में, यहाँ पर भी टी दे रखा है। हमको क्या चाहिए, यहाँ से ए चाहिए, हमको ए यहाँ पे चाहिए। तो ए को हम क्या करेंगे, यहाँ से निकाल सकते हैं, बताओ वैल्यू रख के। तो हम वी बराबर वैल्यू रखते हैं। तो अंतिम वैल्यू कितनी है 25, इस वाले समीकरण से, ठीक है। 25 बराबर 10 प्लस ए इंटू टी कितना आएगा 5। तो 25 के माइनस इधर लाएंगे 10, तो कितना बनेगा 15। तो ए बराबर 15/5, तो कितना बनेगा 3 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, थर्ड की वैल्यू यही होता है, मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, यानी ए हमको इतना मिल गया। अब देखो इधर आ रहा है, ठीक है। अब देखो यहाँ से हमको इसे ऐसे निकालनी है, तो क्या करेंगे, यू रखेंगे तो कितना आएगा 10 इंटू टी कितना रखेंगे हम 5 प्लस 1/2। ए कितना रखेंगे, 3 गुणे टी स्क्वायर, टी कितना रखेंगे 5, और 5 का स्क्वायर करके कितना आएगा 25 आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखो इसको हल करें तो कितना आएगा 50 प्लस 25 दिया 75/2। अब इसको हल करो, 37 दूनी 74 होता है ना, 37 दूनी 74 होता है, और 74 का आधा 74 पॉइंट कितना बनेगा 50 प्लस 37.5। ठीक है, तो ये कितना बनेगा 0.5 इधर रख दो, 7 87, तो कितनी बनेगी दूरी, कितनी बनेगी 87.5 मीटर। मीटर में दे रखी है, क्योंकि ये सारी यूनिटें किस में दे रखी हैं, ये सारी किस में दे रखी है मीटर में, ये भी मीटर में ही है, ये भी मीटर में ही। तो क्या करेंगे, क्या बनेगी डिस्टेंस 87.5 मीटर। समझा गया कैसे हल होगा। जो चीज़ दे रखी होगी वो इसमें रख दो, दूसरे वाले से निकल आएगी। ठीक है, ठीक है।
एक इसको लिखो, फिर एक चीज़ और लिख लो। एक लिख लो और देखो, हो गया ये। देखो ये दो चीज़ें और थोड़ा ध्यान देना क्या है। जैसे ये समीकरण, अगर तुम्हें ये समीकरण रेखीगत के लिए दे रखे हैं, ये समीकरण जो होते हैं वो किसके लिए है, रेखीगत के लिए है। अगर इन्हीं समीकरण को अगर हम गुरुत्व के तरह यूज करें, जैसे जी की वैल्यू के साथ करें, जी बराबर 9.8 होता ना, ठीक है, ये होती है ना। तो अगर इसके साथ इनको बनाना है तो ध्यान रखना कैसे बनेंगे ये समीकरण। क्योंकि देखो यहाँ पर जो गति हो रही है वो लीनियर हो रही है, ऐसे करके हो रही है, ठीक है। और यहाँ पर जो होगी ना, ये ऊपर गुरुत्व के अधीन होगी, ऐसे करके होगी। तो जो वस्तु यहाँ से अगर हमने फेंकी है ऊपर की तरफ, जितनी ऊपर जाएगी उतनी क्या करेगी, वो वस्तु नीचे आएगी। क्लियर बात है ना। तो एक चीज़ देख रहा, जब कोई वस्तु फेंकी जाती है तो जितनी वो ऊपर जाती है उतनी नीचे आती है, पहली चीज़। दूसरी चीज़, अगर हमको जी के रिस्पेक्ट में ये सारे फॉर्मूले लिखने हैं तो थोड़ा ध्यान देना। देखना, एक पहले चीज़ ध्यान रखना, जब वस्तु अगर ऊपर जा रही है, कैसे जा रही है, जब वस्तु ऊपर जा रही है ना, तो तुमको क्या करना पड़ेगा, जी को नेगेटिव लेना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन अगर जब वस्तु कैसी कर रही हो, नीचे आ रही हो, तो इसी जी को क्या लेना पड़ेगा, पॉजिटिव। तो अगर इन सभी फॉर्मूलों को जी के रिस्पेक्ट में लिखना चाहो, जब वस्तु ऊपर की तरफ जा रही होगी, तो जहाँ पे ए है वहाँ पे क्या करो दो, जी रिप्लेस कर दो, ठीक है। जैसे हम इस वाले को लिख के दिखा देते हैं आपको। देखो, जब वस्तु ऊपर जा रही है तो क्या करेंगे, वी ये रहने दो, प्लस यू माइनस डी टी बन जाएगा। और ये क्या बनेगा, एस बराबर यू टी प्लस की जगह पे अब क्या बन जाएगा, माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। और ये क्या बनेगा, वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर। अब देखो माइनस का 2g एस, सारे लिख गए फॉर्मूले। अब प्लस के रिस्पेक्ट में लिखने होंगे, जब बस नीचे आ रही हो तो प्लस सब में कर दोगे, समझ आएगा ना। तो इसको फॉर्मूले को लिख लो, ये चीज़ें नोट कर लो, ठीक है। बाकी करा देंगे आगे, बंद कर दो इसकी।